मैं आपके पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों को बताना चाहती हूँ, इस चीज़ को मैंने लोगों के सामने आने भी नहीं दिया कि मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं थी, ना ही कोई अचीवमेंट था। तो हेलो आशीष भाई, क्या हाल चाल है? हेलो विशाल भाई। और आज हमारा गेस्ट कौन आने वाले हैं? विशाल भाई, आज गेस्ट की बहुत अच्छी कहानी है। एक 4 साल की छोटी बच्ची जो अपने फादर के साथ परफॉर्म करती है टाटा स्टील के बड़े बड़े प्रोग्राम से लेकर इंडिया के बड़े रियलिटी शोज तक। ओके। हाँ, तो आज हमारे गेस्ट होने वाली है जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है श्रद्धा रमेश दास मैम। तो प्लीज़ वेलकम श्रद्धा रमेश दास मैम। तो स्वागत है हमारे चैनल पे जमशेदपुर टॉक्स। और ये आशीष और मैं विशाल। थैंक यू सो मच। आशीष भाई, हाँ, तो मैम आप छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए जो कि पब्लिक को पता चलना चाहिए आपके बारे में। नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा दास और मैं जमशेदपुर से 3 बार रियलिटी शोज़ पर आई हूँ। 2006 में मैं ZTV सारेगामापा जो कि अंडर 15 पे था, मैं वहाँ गई थी। और फिर 2009 में वॉइस ऑफ इंडिया स्टार प्लस में एंड 2017 में राइजिंग स्टार जो कि कलर्स पे आया था। तो मैं वहाँ अपने फादर के साथ एक फादर एंड डॉटर जोड़ी पे हम दोनों गए थे। और मैं थैंक यू करना चाहूँगी आप दोनों का, जमशेदपुर टॉक्स का, जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मैम, जैसे कि आप 4 साल की उम्र से परफॉर्म कर रहे हैं पापा के साथ, जैसे पब्लिक जानते हैं, लोग जानते हैं, तो उसका क्या सफ़र रहा है, कैसा जर्नी रहा है मैम? एक्चुअली ये स्टोरी कोई नहीं जानता है कि मैंने गाना कैसे शुरू किया, क्योंकि मेरे पापा ऑलरेडी इस फील्ड में थे। मेरे पापा एक टिस्को एम्प्लॉय थे। तो पहले टिस्को के अंदर ना बहुत सारी ऑफिसर्स ग्रेड के प्रोग्राम्स हुआ करते थे। तो एक प्रोग्राम में हमारी फैमिली को भी इनवाइट किया गया था। तो वहाँ पे मैंने पापा से ज़िद की, तभी मैं 4 साल की थी। तो मैंने ज़िद किया कि मुझे भी गाना गाना है। तो पापा ने कहा कि अरे तुम इतनी छोटी हो, तुम क्या गाओगी? तो मैंने बहुत ज़िद किया, इतना ज़िद किया कि मैंने रोना स्टार्ट किया वहाँ पे। तो मेरी मम्मी ने कहा कि गाने दीजिए, छोटी बच्ची है, कितना ही गाएगी, 1 या 2 लाइन गाएगी। तो मेरे पापा ने कहा कि ठीक है, चलो सब अभी डिनर करने गए हैं, चलो तुमको क्या गाना है सुनाओ। तो मेरे पापा ने मुझे एक कॉर्ड दिया था। किसी भी गाने को गाने के पहले हम लोग एक सुर पकड़ते हैं, तो वो उन्होंने मुझे एक सुर दिया और उसी सुर पे मैंने गाना भी शुरू किया। तो जितने लोग डिनर पे गए थे सब वापस आ गए कि इतनी छोटी बच्ची है, कौन है ये जो गाना सुना रही है और इतना अच्छा गा रही है। तो सभी पापा को आके पूछने लगे कि कौन है? मेरी बेटी है और मुझे भी आज ही पता चल रहा है कि ये गाना गा सकती है। तो वहाँ से पापा को भी रियलाइज़ हुआ कि मेरी बेटी एक सिंगर बन सकती है। तो उन्होंने मुझे वहाँ से सिखाना शुरू किया। पहले वो सबसे पहले मेरे वो तो पिता रहे हैं, लेकिन वो मेरे गुरु भी रहे हैं। शायद पिता का जितना फ़र्ज़ उन्होंने नहीं निभाया है, गुरु का फ़र्ज़ उन्होंने ज़्यादा निभाया है। तो उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। फिर उनको जब लगा कि हाँ ये सीरियस है इस चीज़ को लेके, तो फिर मैंने क्लासिकल सीखा। अच्छे गुरुओं के पास उन्होंने मुझे भेजा, मुझे उर्दू सिखाया, क्योंकि गज़ल जब हम गाते हैं तो उसमें उर्दू के बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं। तो मैंने बहुत कुछ सीखा उसके बाद। तो ये सारा जो है क्रेडिट मेरे पापा को जाता है। तो मैम, जमशेदपुर में आपने बहुत सारा शोज़ किया, टाटा स्टील में भी बहुत सारा शोज़ किया, बट जब आप मुंबई गई तो आपका वो कैसा एक्सपीरियंस रहा था? क्योंकि जब तक मैं रियलिटी शोज़ में नहीं गई थी, मैं अपने पापा के साथ ही प्रोग्राम करती थी। जब मैं वहाँ गई तो वो एक अलग ही दुनिया है। पहले तो लोग वहाँ जमशेदपुर पहचानते ही नहीं थे कि जमशेदपुर एक सिटी भी है। अच्छा। वहाँ के लोग जमशेदपुर को गांव बोलते थे। अच्छा। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा चुभता था कि आप कभी जमशेदपुर आके देखो कि कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड, हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से है। मुंबई में आप जाओगे, आपको अगर वो 10 मिनट का रास्ता है ना, तो वो आपको आधा घंटा लगता है। तो वो वहाँ के लोग जमशेदपुर को ऐसे सोचते थे ना कि ये गांव से आई है। अच्छा। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो हम लोगों को बहुत छोटा समझते थे। पर धीरे धीरे जब
हम एपिसोड्स में आगे बढ़ते गए। तो हाँ, ये तो एक था कि बहुत बायस वहाँ पे बहुत कुछ होता है। जिसका गॉडफादर है, जिसका कोई सोर्स है, उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है और बहुत आपको एक्सपोजर भी दिया जाता है। और अगर आपका कोई कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस में भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं, मैं भी कॉन्ट्रैक्ट बेस में, क्योंकि मैं टॉप 5 तक थी, तो मैं 3 से 5 साल का उन लोग का कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होता है जिसमें वो आपको शोज़ देते हैं और आपको वो शोज़ करना पड़ता है। अब आप दिन में 3 शोज़ कर रहे हैं, 4 शोज़ कर रहे हैं, वो सारा इनकम सारा उनका होता है, तो आपको उससे कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। क्योंकि अब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, तो अब के बच्चों को ये बहुत अच्छा है कि रील्स बना सकते हैं, ये बना। हमारे समय में ये नहीं था, लोग एसएमएस करना भी नहीं जानते थे। क्योंकि जब मेरा वोटिंग का समय शुरू हुआ, मैं वापस आई यहाँ पे सभी से वोट के लिए अपील करने के लिए। मेरी मम्मी अलग जाती थी, पापा अलग जाते थे, तो लोग ना हम लोगों से पूछते थे कि एसएमएस कैसे करते। तो आप सोच सकते हैं कि अब हम एक एक इंसान को एसएमएस करना सिखाएंगे तो हो ही नहीं सकता है। और जमशेदपुर जैसा छोटा शहर अब बहुत आगे बढ़ चुका है, क्योंकि बच्चे अब यहाँ से बाहर पढ़ने जा रहे हैं, तो बहुत ब्रॉड माइंडेड भी हो गए हैं। लेकिन उस वक्त 2006-05 के समय में लोग इतना जानते ही नहीं थे कि मोबाइल कैसे यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ का बहुत सारा प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा। अगर मैं कलकत्ता और मुंबई और दिल्ली से कंपेयर करूँ तो वो पॉसिबल ही नहीं था कि मुझे उतने वोट्स आए। और जहाँ तक मतलब बाकी चीज़ों की बात है, हाँ थोड़ा बहुत फेवरेटिज्म वहाँ पे है। आप अगर मुंबई से हो और किसी म्यूज़िकल बैकग्राउंड से हो तो आपको मुझसे ज़्यादा अटेंशन मिलेगा। आप भले जितने भी टैलेंटेड हो, जितना भी अच्छा गा रहे हो, और वो अगर आपका 10% भी नहीं गा रहा है लेकिन उसके पास कुछ है सोर्स, तो उसको फेवरेटिज्म आपके लिए सबसे बड़ा रियलिटी चेक क्या था वहाँ पे मुंबई में? सबसे बड़ा एक्चुअली मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, पर मेरे जैसे वहाँ लाखों है। लाखों भी अब बहुत कम मैं बोल रही हूँ, करोड़ों है जो अलग अलग जगह से आ रहे हैं, वहाँ अपना किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन वही मैं कह रही हूँ ना, जब मैं जिस पीरियड ऑफ टाइम में मैं वहाँ थी, मैं जब किसी स्टूडियो में जाती थी, किसी म्यूज़िक डायरेक्टर से मिलने जाती थी, मैं कितना अच्छा गा रही हूँ, जो भी अच्छा कर रही हूँ, पर सामने वाला अगर कुछ नहीं कर रहा है, उसके पास कुछ है कि कोई है पीछे से बोलने वाला, तो उसको। और आजकल तो मतलब ऑटो ट्यून का ज़माना है। आप आज अगर सलमान खान और ऐसे लोग गा रहे हैं, आजकल आलिया भट्ट गा रही है, तो फिर सिंगर्स का तो कोई यही नहीं है जब तक आप उस लेवल पे पहुंच नहीं गए हो। तो मैं तो ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आपने कितने ऐसे रियलिटी सिंगर्स को देखा है जो बॉलीवुड में सस्टेन कर गए हैं। कोई आता है एक एपिसोड में, वो कहता है कि मैं आपको चांस दे रहा हूँ, वो देता भी है। हार्डली आपको 1 या 2 गाना मिलता है, लेकिन क्या उसको अरिजीत सिंह जैसा गाना मिल रहा है, या श्रेया घोषाल जितना गा रही हूँ उनको वैसा गाना मिलता है? नहीं है। आप रियलिटी शो में लोगों के, करोड़ों लोगों के सामने बोल रहे हो कि आपने ओरिजिनल से अच्छा गाया, तो वो गाना मुझे क्यों नहीं मिला? सही बात है। तो ये सारे क्वेश्चंस कोई बोलता ही नहीं है, कोई ये मुद्दे को कोई उठाता ही नहीं है। मेरा यही कहना है कि जब मैं अगर ओरिजिनल से मैंने अच्छा गा दिया तो मुझे भी मौका दीजिए आप। शायद मैं 1 बार अच्छा ना गाऊं, 2 बार अच्छा ना गाऊं, लेकिन तीसरी बार अपने बाकी 2 मिस्टेक्स से सीख कर गाऊंगी मैं। पर आप मुझे भी मौका दीजिए, ये मौका मिलता ही नहीं है। सो मैम, जैसे कि हर इंडस्ट्री में चल रहा है नेपोटिज्म, हमारे इंडस्ट्री में भी चल रहा है, तो सिंगिंग के फील्ड में एज अ सिंगर आप भी बहुत कुछ फेस किया, तो अभी हार्श रियलिटी क्या है इंडस्ट्री का? ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि नेपोटिज्म तो भर भर के है। लेकिन एक हार्श रियलिटी क्या है कि अब जो हम लोग रियलिटी शोज देखते हैं वो सारे डब्ड होते हैं।
कहने का मतलब ये है कि बच्चे गा रहे लाइव है, लेकिन बाद में स्टूडियो में जाके वो सारे करेक्टेड होते हैं। अच्छा। हाँ, स्क्रिप्टेड रहते सारा। स्क्रिप्टेड नहीं बोलेंगे, लेकिन गाने जो गाते हैं ना कहीं पे। अच्छा, आप ही मेरे को बताइए, आप रियलिटी शोज देखते ही होंगे, क्या आपको कोई भी जज देखते हैं क्रिटिसाइज करते हुए? नहीं, कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, कोई बताता ही नहीं है कि ये जगह ऐसे गा सकते थे आप, ये जगह और अच्छा हो सकता था। सभी अच्छा गा रहे हैं, सारे सिंगर्स अच्छे गा रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हमारे समय में तो हम लोग कभी मतलब अच्छा गा दिए, कभी बुरा गा दिए, कभी सुर हमारा इधर चला गया, कभी सुर उधर चला गया। लेकिन आजकल जितने भी बच्चे गा रहे हैं सब गाकर वापस स्टूडियो जाते हैं और वहाँ पे करेक्शंस होते हैं। तो आप जो सुन रहे हैं वो डब्ड है, वो लाइव नहीं सुन रहे हैं। तो सबसे बड़ा हार्श रियलिटी तो ये है कि बच्चों को पता है कि हमारा अगर हम गलत गाएंगे भी तो वो जाके करेक्शन हो जाएगा। तो पता नहीं मुझे ये रियलिटी शोज जा कहाँ रहे हैं। और आजकल हर बच्चे के पीछे स्टोरी लाइन बहुत खोजा जाता है कि ये बच्चा गरीब है, ये बच्चा अमीर है। अच्छा, आप एक बताइए मेरे को, किसी भी कंटेस्टेंट का आप उसको याद रखते हैं कि इस बच्चे ने ये गाना गाया था? हम उसको कैसे याद करते हैं कि नहीं, उसके पापा ना पान बेचते हैं। जैसे तो भी यहाँ पे विशाल सोनकर जीता था, हाँ, उसका स्टोरी एक बना दिया कि वो जोमेटो बॉय था, हाँ, ऐसा था वैसा था। और जब भी उसको उसका परफॉर्मेंस आता था उसके पहले वो जोमेटो वाला सारा चलता था। हाँ। तो खैर चलो, जो भी है वेरी गुड, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा आगे भी करें। पर मेरे कहने का मतलब है कि अधिकतर जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, पीछे का बैकग्राउंड उनका ज़्यादा लोगों को दिखाया जाता है। लोगों को इतना इन्फ्लुएंस कर देता है उनके इमोशनल बैकग्राउंड और इमोशनल स्टोरी से कि आप इमोशनली उसको देख रहे हैं, आप उसको सुनने के लिए नहीं देख रहे हैं। एग्जैक्टली कि वो पान वाला का बच्चा कैसे गाएगा, आज पता नहीं क्या होगा, वो बाहर हो जाएगा या रहेगा। आप एक्चुअली उसको उसके लिए देख रहे हैं, टीआरपी के लिए एक्चुअली टीआरपी के लिए किया जाता है। तो सबसे बड़ा हार्श रियलिटी तो यही है कि स्टोरी लाइन, बैकग्राउंड बच्चे का क्या है क्या नहीं है, वो लोगों के सामने ज़्यादा दिखाया जाता है, ना कि उसके टैलेंट और उसके परफॉर्मेंस तो 2 मिनट का होता है और उसके पीछे कहानी 15 मिनट का चलता है। वो एंकर जो है ऐसा 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 बोल के ला के वो भूमिका बना के लोगों के सामने परोस देता है, वो 4 लाइन गा के चला जाता है। तो मैम, अभी के जो गाने हैं और पहले के जो गाने थे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? और अभी वाले गानों में आपको क्या अच्छा लगता है और जो पहले के गाने थे उनमें क्या अच्छा था? अभी के गाने जो हम सुनते हैं वो हार्डली 2 या 3 मिनट्स का होता है। रील्स में तो उतना भी नहीं होता है, 15 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स में हम लोग स्क्रॉल कर देते हैं। पहले के गानों में क्या 3-3 अंतरे, 4-4 अंतरे और एक मोटिव होता था गाने का। ओके। मतलब सिचुएशन के हिसाब से गाने होते थे। अच्छा, पहले के गाने हम लोगों को क्यों याद रहते? क्योंकि लिरिक्स बहुत अच्छे होते थे। हाँ, वो सारे मोमेंट से जुड़े होते थे। हाँ, और लिरिक्स हमें याद होते थे। आजकल शायद हमें उतना, मुझे तो याद ही नहीं होते हैं, मुझे तो देख देख के कुछ गाने पड़ते हैं। लेकिन पहले के गाने क्या होते थे, म्यूजिक भी उसी तरह का होता था, साथ में लिरिक्स भी बहुत वजनदार वेट होता था। कोई लिरिक्स का मायने है, पहले लाइन से मैच करता हुआ दूसरा लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं रदीफ काफिया। तो ये सब बहुत होता था। तो जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ना राइमिंग वर्ड्स, तो उसको कहते हैं रदीफ काफिया। तो आजकल के गानों में पहला लाइन कुछ और है, दूसरा लाइन कुछ और है, कोई मतलब ही तो कोई मतलब ही नहीं है। और साथ में पहले के जो सिंगर्स थे उनका वॉइस का टेक्सचर देखिए, वो हीरो को बिल्कुल सूट करते थे। आजकल तो मुझे 1-2 छोड़कर किसी का लगता ही नहीं है। एक अरिजीत सिंह, एक जुबीन नौटियाल, फीमेल में अगर मैं कहूँ मुझे श्रेया घोषाल छोड़ के तो और कोई अच्छा ही नहीं लगता है। हाँ, नीति मोहन एक है और भी, वो भी बहुत अच्छा गाती है। तो
पहले के गानों में ना वो इमोशंस, वो लिरिक्स का जो वेट है, म्यूजिक का जो सेंस है, हमें तो म्यूजिक भी याद है कुछ कुछ गानों का, 90s के गानों का। अब तो वैसे होता ही नहीं, अभी एक बस वो डिचक डिचक चल रहा है, उसी में सैड सॉन्ग भी है, उसी में रोमांटिक गाने भी है, उसी में क्लब के गाने भी है। क्लब के गाने को तो कुछ डिफरेंस ही नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, आजकल लोग बोलते हैं कि ये मेरा गाना है, मेरा गाना है। आपने तो पुराने गाने से ही 4 लाइन लेके अपना 2 लाइन उसमें ऐड किया, तो वो आपका गाना कैसे हुआ? तो उसमें ओरिजिनलिटी कहाँ से हुआ? आप तो पुराने गाने से ही आपको वो 2 लाइन दिमाग में आया है ना, आप उसमें बस एक डिचिक डिचिक अलग से डाल रहे हैं, वो कंप्यूटराइज्ड बीट्स डाल रहे हैं, तो वो कोई मतलब ही नहीं है। वो आप कैसे कह सकते हैं कि वो आपका है? पर आजकल दुनिया बहुत फास्ट हो चुकी है। अभी देख रहे हैं आप 15 सेकंड में ही लोग उस गाने को समझने की कोशिश करते हैं। और एक्चुअली लोगों को ना ये इन्फ्लुएंस करके उनका माइंडसेट चेंज कर दिया। आज की जो जनरेशन है वो 90s के गाने, 80s के गाने, 70s के गाने नहीं सुनेगी, लेकिन वही गाना को अगर AI जनरेटेड करके आजकल जैसे गाने आते हैं, लग जा गले अरिजीत जी ने भी गाया है, ए दिल है मुश्किल में उन्होंने गाया है, लेकिन वो सुनते हैं वो। लेकिन वही वाला गाना अगर आप लता जी के गाने आवाज में सुने तो वो नहीं सुनेंगे। एक्चुअली लोगों का माइंडसेट चेंज कर दिया गया है। म्यूजिक इंडस्ट्री अब इतना अपने आप को आगे कर चुकी है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस भी करती है। कुछ बातें बताऊं आपको एग्जांपल कि लाइक जब हम भीड़ में होते हैं ना तो वो गाना सुन रहे होते हैं जो अभी के बने हुए हैं, लेकिन जब हम अकेले कहीं बैठे होते हैं ना और किसी सोच में होते हैं या किसी टेंशन में होते हैं, तब हम पुराने गाने को सुन रहे होते हैं। बिल्कुल यही तो मैंने कहा ना कि म्यूजिक इंडस्ट्री ने इतना लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया है कि आप 4 लोगों के सामने पुराने गाने सुनने में आपको शर्म आ रही है। शर्म आ रही है, या फिर ये भी कह सकते हैं लाइक कि मुझे जो चल रहा है बस चल रहा है। हाँ, उसमें ही एंजॉय ट्रेंडिंग, इसीलिए ये वर्ड आया ट्रेंडिंग। वो चल रहा है बस, तो वो चल रहा है। हाँ। 4 लोग वो भी सुन रहे तो आप भी सुन रहे हैं बस। लेकिन जब आप सुकून चाहते हैं, जब आप घर पे अकेले लाइट्स ऑफ करके बैठते हैं, मैं खासकर मुझे गुलाम अली जी का गजल सुनना बहुत पसंद है, जगजीत जी का सुनना बहुत पसंद है, तो मैं उस जोन में चली जाती हूँ। लता जी का मैं सुनती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं अभी यहाँ इस फील्ड में हूँ तो मुझे भी आजकल के गाने पड़ते हैं, क्योंकि लोग वही सुनना चाहते हैं। अगर मैं एक शो में जाऊं और मैं शुरू कर दूं गुलाम अली जी का गाना तो मुझे कोई नहीं सुनेगा। मुझे याद है कि एक बार यहाँ जमशेदपुर में सोनू निगम जी का शो हुआ था, कॉन्सर्ट हुआ था XLRI में। तो अभी क्या है ना कि अभी जो लोग हैं ना वो डीजे वाले सॉन्ग पे ज्यादा जा रहे हैं, उसमें ही ज्यादा वाइब करते हैं। तो मैंने देखा वहाँ पे लोग उस गाने को ज्यादा एंजॉय नहीं कर रहे थे, मतलब सोनू जी को ज्यादा एंजॉय नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो लोग वहाँ पे डांस नहीं कर पा रहे थे। हाँ। तो उसके वजह से ना लोग उनके जो भी गाने हैं उसको समझ ही नहीं पा रहे थे, इंजॉय ही नहीं कर पा रहे थे। उन लोग आज के जो भी जनरेशन है उनको, मुझे लगता है कि उनको डीजे वाले गाने ज्यादा पसंद है। जिसमें बीट हो, जिसमें वो डांस कर पाए, झूम पाए। क्योंकि उनको म्यूजिक से कोई मतलब नहीं है। सोनू निगम जैसे लेजेंडरी आर्टिस्ट जिन्होंने क्या नहीं गाया है, एग्जैक्टली क्या नहीं गाया। पहले उन्होंने शुरुआत की मोहम्मद रफ़ी साहब के गानों से। उनका पहला वीडियो जो था एक कब्र पे था, एक 17 साल का लड़का कब्र पे बैठकर वाइट कलर का उनको एक पहना दिया गया है और वो रफ़ी साहब का गाना गा रहे हैं। तो उन्होंने उस तरीके के गाने भी गाए हैं। तो आज लोग बस म्यूजिक को समझना नहीं चाहते कि सामने वाला सिंगर के अंदर कितना पोटेंशियल है कि वो आपको इतने सारे जॉनर के गाने सुना सकता है। उनको बस यही है कि हम तो पैसा लगाए हैं टिकट में, तो हमको आना है, यहाँ पे डांस करना है, एंजॉय करके अपने आप को एकदम मतलब तरबतर करके वापस जाना है। उनके लिए एंजॉयमेंट वही है। सो मैम, आज के जो आर्टिस्ट है, जो जनरेशन है, उनको ज़्यादा मीडिया मार्केटिंग की ज़रूरत है या फिर ज़्यादा टैलेंट की ज़रूरत है? एक्चुअली अगर मैं इसका जवाब दूँ तो टैलेंट के साथ साथ मार्केटिंग की ज़रूरत है। अभी वो एक लड़की है, क्या नाम है उसका,
डिंचक पूजा, वो क्या ही गाती है, पर उसका मार्केटिंग इतना स्ट्रांग है कि वो बिग बॉस में पहुंच गई। तो टैलेंट से ज़्यादा मार्केटिंग टैलेंट, हाँ, टैलेंट से ज़्यादा मार्केटिंग ज़रूरत है। लेकिन हम जैसे लोग जो म्यूज़िक को समझते हैं, जो इसको पूजते हैं, जिसको हम लोग भगवान का एक ब्लेसिंग मानते हैं, हम लोग के लिए टैलेंट बहुत मायने रखता है। लेकिन आजकल लोग जो अपने आप को वायरल करना चाहते हैं, जिसके लिए वो कुछ भी कर रहे हैं, कोई कहीं से कूद रहा है, कोई कुछ खा रहा है। आजकल एक कुछ वीडियोस हम लोग देखते हैं कि एक ठेले पे एक डोसा को चॉकलेट के साथ मिला के, बस बिकॉज वो वायरल होना चाहता है, उसको कलर वाला डोसा बना रहा है, कभी चॉकलेट डाल के कुछ बना रहा है, कभी उसमें कुछ डाल रहा है, ताकि उसको लोग देखें। हम लोग देखते हैं ना कि अरे देखेंगे कि आगे क्या होता है, अगर इसको खाएंगे तो उसका रिएक्शन क्या होता है। तो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टैलेंट के साथ साथ। अगर आप टैलेंटेड है और आपका अगर मार्केटिंग स्ट्रांग है तो आप बहुत अच्छा करेंगे फिर। और सोशल मीडिया आज के डेट में इतना आगे है और इतना अच्छा है कि आप इससे अच्छा खासा इनकम भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो मैम, अभी तक का आप इतने शोज़ किए हैं, सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट आपके फैमिली के लिए क्या रहा है? 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स का टॉर्च यहाँ पे आया था, तो आई वॉज द ओनली वन जिसने वो टॉर्च पकड़ा था, और मैं वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया था JRD पे। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए ये बहुत ही एक सबसे प्राउड मोमेंट था, क्योंकि पूरे झारखंड से मैंने रिप्रेजेंट किया था। और फिर दिल्ली में मुझे प्रगति मैदान स्टेडियम जो है, वहाँ पे मैंने झारखंड को रिप्रेजेंट किया था एज अ बेस्ट फीमेल सिंगर। तो मुझे वहाँ पे भी मुझे अवार्ड दिया गया था। 2011-12 की बात है ये। तो ये दो चीज़ें मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। तो मैम, कलाकार की ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोगों को समझनी चाहिए लेकिन लोग हमेशा उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं? आजकल सिर्फ कलाकारों की बात मैं नहीं करूँगी, आजकल लुक्स बहुत मैटर करते हैं। किसी के लोग पहले जब आप स्टेज में जाते हैं ना, तो लोग पहले आपका लुक देखते हैं। लता जी अपने जीवन भर उन्होंने एक वाइट कलर की साड़ी पहनकर, 2 चोटी बांधकर पूरे दुनिया को हिला दिया। लेकिन आजकल लुक्स बहुत मैटर करते हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि एक सिंगर को, ठीक है, एक डांसर को तो अपने डांस के हिसाब से ड्रेसअप करना ही पड़ता है, लेकिन आई थिंक सिंगर को इतना भी ज़्यादा बोल्ड नहीं होना चाहिए कि लोग उसके गाने को नहीं, उसको ज़्यादा देखें। तो मुझे लगता है कि लुक्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, ना गाने को, ना कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसा क्या कर रहा है, जो भी। तो लुक्स बहुत। अभी प्रेजेंटली ही हम एक जो आप बताए हैं उसमें मैं प्रेजेंटली बताना चाहूँगा कि अभी जमशेदपुर में शो हुआ था स्क्रैच में, जिसमें निहारिका आई थी जो स्प्लिट्सविला की। उसका बस मैंने ड्रेस देखा तो मेरे को समझ आ गया कि अब आर्टिस्ट का वो रिस्पेक्ट नहीं रह गया है। हाँ। क्योंकि पहले का जमाना क्या, अब जैसे बताए हैं 2 चोटी में पूरा दुनिया हिला दी, अभी उसका आप निहारिका का ड्रेस देखेंगे ना तो उसका आधा ओपन ही है। तो लोगों को वही देखना है एक्चुअली में। तो अभी लोग जेनजी जो जनरेशन है उन लोग को वैसा ही पसंद आ रहा है। वो यहाँ पे भी शो की, बैक टू बैक कलकत्ता में भी शो की, और उसका ड्रेस देख लेंगे आप लोग तो बोलेंगे कि नहीं भाई, अब कलाकार का कोई वो नहीं रह गया है, बस उसको उसका लुक और ड्रेस से देखा जा रहा है। तो ये चीज़ आप एग्जैक्टली एकदम सही बोले हैं। पहला बात तो स्प्लिट्सविला ये सब मतलब कंटेस्टेंट ठीक है, अपने जीवन में वो जैसा भी कर रहे हैं, इनको तो मैं कलाकारी नहीं समझती हूँ। ये कर क्या रहे हैं? ये सिर्फ इनके फेम को यूज किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। हाँ, बस। तो वो अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट कैसे करेंगे? यही सब करके। लुक्स, इसीलिए मैंने कहा लुक्स बहुत मैटर करते हैं लोगों के लिए, क्योंकि आजकल जो मूवीज़ भी जो आ रही है ना, एक्ट्रेसेस ऐसे कपड़ा पहन रही है, पहले भी पहनती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं पहनती थी, लेकिन सब में एक शर्म, एक हया, वो वर्ड था। अब वो चीज़ नहीं है। अब OTT पे आप जाइए, आपको सरेआम सब कुछ दिखेगा। शायद आप थिएटर पे वो ना देखें, लेकिन OTT पे आप जाइए, आपको सारा अनकट शॉट्स भी दिखेगा। तो लुक्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं।
मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जो पहले के सिंगर थे उनका करियर काफ़ी लंबे समय तक चलता था। जैसे हम लोग देखते थे जितने भी सिंगर थे पहले के, अब मैं एक दो नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे सिंगर हैं जिनका करियर बहुत लंबे समय तक चला। उनका गाने बहुत बार रिपीट हुए, बार नए नए गाने आए हैं। बट आज के जो भी सिंगर हैं उनका 1 2 4 गाना आया, उसके बाद फिर वो गायब। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है ना क्योंकि अब इतने सारे सिंगर्स आ गए हैं कि बाकियों को चांस ही नहीं मिलता है। पहले क्या कम सिंगर्स थे, हीरो के वॉइस पे, हीरोइन के वॉइस पे लिमिटेड सिंगर्स थे। अनुराधा पौडवाल जी, अलका जी, उदित नारायण, कुमार शानू। और अब अगर देखा जाए अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, यही दो है। अच्छा, आजकल के मूवीज में हार्डली 5 या 6 गाने होते होंगे। पहले तो एल्बम्स आते थे, 8 गानों का एल्बम, 12 गाना का एल्बम, और 12 गाना 8 गाना कौन गा रहा है? यही 4 लोग गा रहे हैं। और अब तो 8 गाना का जो एल्बम आता है, अब तो सिंगल्स भी आता है, तो वो 8 लोग गा रहे हैं। 8 में अलग भी गा सकते हैं। 8 में ऐसा है कि कुछ गाने अलग अलग लोग भी गा रहे हैं, 2-3 सिंगर्स भी गा रहे हैं। अब उसमें से चुनकर किसी एक को वो मूवी पे दिखाया जाता है, सुनते हैं जो हम। और उसके बाद में जब एल्बम रिलीज होता है तो उसके अलग अलग वर्जन्स हम लोग सुनते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि लोग ज्यादा सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। अभी जैसे नेहा कक्कर जी का दौर आया, अब कहाँ है नेहा कक्कर जी? गायब हो गई। ऐसे मैंने बहुत सारे सिंगर का देखा, मतलब पंजाबी सिंगर भी बहुत लोगों का देखा है। पीक पे है अचानक, हाँ मतलब पीक पे है, कॉन्सर्ट चल रहा है, उसके बाद फिर अचानक से गायब। हाँ, मतलब क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोगों का सर पे भी चढ़ जाता है। वो जब सर पे चढ़ता है तो वो वापस धरती पे आना ही होता है। तो एक रीजन ये भी है, और एक रीजन है कि कोई भी सिंगर आज के डेट में, मुझे नहीं लगता है कि श्रेया घोषाल, अरिजीत जी और जुबीन नौटियाल, ये 3-4 और भी कुछ सिंगर्स को मिला के कोई इतना है कि इनको बार बार सुनने का मन करे। कोई ऐसे सिंगर है ही नहीं, इसीलिए इतने सारे वर्जन्स भी बनते हैं कि अगर चलो उसका नहीं अच्छा लगा तो एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी। कबीर सिंह एक मूवी है, उसमें एक गाना है बात दिल की नजरों ने की, उसको अरिजीत जी ने भी गाया है और जुबीन नौटियाल ने भी गाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस किसका हुआ? जुबीन नौटियाल का, है ना, क्योंकि उसको वो लिरिक्स भी उस तरह के मिले। तो ये जो सस्टेनेबल जो है होना चाहिए वो, क्योंकि आज के लिरिक्स ही वैसे नहीं है, म्यूजिक ही वैसा नहीं है जो बार बार सुनने का मन करे, बार बार देखने का मन करे, नहीं है पहले। अब तो कोविड के बाद सिंगर्स और एक्टर्स ऐसे आ गए हैं जैसे कोविड में जर्म्स आए वायरस आया था, पूरे भर गए हैं हर जगह, हर तो, फील्ड में। हाँ, क्योंकि सबने वो लाइव आना शुरू किया, कुछ कोई गा रहा है, कोई समोसा बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यहाँ से लंदन तक फेमस हो गए लोग। आप लोग बहुत एक्सपीरियंस हो गया आपको, इतना 5-6 साल बॉम्बे में आप रह चुके हैं और बहुत सारा काम भी किए हैं, तो कौन कौन बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ आप काम किए हैं? मैंने शान, सोनू निगम सर, फिर अलका जी और उस्ताद गुलाम अली खां साहब, मेरा बहुत मतलब ये मेरा बहुत ही मतलब मैं इसको अपने जीवन का एक गॉड की तरफ से ब्लेसिंग मानती हूँ कि मैं उनके साथ मुझे कुछ समय बिताने का मौका मिला। जगजीत सिंह साहब, फिर सुखविंदर जी, इस्माइल दरबार साहब, ऐसे शंकर महादेवन जी जिनके साथ मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी परफॉर्म किया था। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे लेजेंडरी म्यूजिशियंस हैं जिनके साथ मैंने काम किया और वक्त बिताया। वडाली ब्रदर्स जिन्होंने वो गाना गाया तू माने या ना माने दिलदारा, उनके साथ भी। और ऐसा रहा कि मैंने उनको कुछ पंजाबी में सुनाया था और उनको बहुत पसंद आया था, वो अपने घर पे लेकर गए थे मुझे। तो बहुत अपने आप को मैं ब्लेस्ड मानती हूँ कि मैंने इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया है। मैम 1-2 लाइन में अपना कुछ छोटा सा गाना सुनाएंगे? जी, एक गाना जो मैं हमेशा अपने कॉन्सर्ट पे या अपने शोज़ पे जहाँ पे भी जाती हूँ मैं
कोशिश करती हूँ कि मैं शुरुआत उस गाने से करूँ, मैं वही सुनाना चाहूँगी। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले फिर से। थैंक यू। छोटा सा क्वेश्चन है मैम आपसे, आप अभी तक का जर्नी का आपका सबसे मतलब बोलेंगे सैडेस्ट मोमेंट जो रहा पूरा अभी टिल नाउ, अभी तक का, जब तक आप चल रहे हो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का, क्या ऐसा मोमेंट रहा है जो बहुत ही सैड रहा है? क्योंकि जमशेदपुर के लोग मुझे जब से देख रहे हैं, मुझे मेरे पापा के साथ ही देख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग मेरे लिए मेरे जीवन में जो था मेरे पापा के जाने का, क्योंकि वो ना ही मेरे सिर्फ पिता थे, वो मेरे गुरु थे, मेरे गाइड थे, मेरे फ्रेंड थे। हर प्रोग्राम में मेरे साथ रहना, हर प्रोग्राम में मेरे साथ, मेरे एक बगल में खड़े होकर परफॉर्म करना। अब मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो अकेले जाती हूँ, तो अगर वो मेरे साथ परफॉर्म नहीं भी कर रहे हैं तो वो स्टेज के नीचे खड़े होना और मुझे पता होना कि मेरे साथ कोई है। तो मेरे पापा का जो जाना था वो मेरे लिए तो था ही, मेरे पूरे फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा दुख का एक फेज़ था, बहुत सैड फेज़ था। और मेरे पापा जिस तरह से गए, क्योंकि बहुत लोग जानते नहीं हैं, मैं सोशल मीडिया में इस चीज़ को मैंने लोगों के सामने आने भी नहीं दिया, क्योंकि ये मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं थी, ना ही कोई अचीवमेंट था। मैं आपके पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे पापा 1.5 ईयर्स से कैंसर से जूझ रहे थे, और लेकिन मेरे पापा इतने एक्टिव थे कि अपने लास्ट 1-2 महीने के पहले तक मेरे साथ प्रोग्राम में जाते थे, वो केमो लेते थे और मेरे साथ प्रोग्राम में सारा रहते थे। तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स उन्होंने उस दौरान भी किया, और लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि आपने मुझे बताया नहीं, कुछ फेसबुक पे या कहीं पे भी अपडेट नहीं किया। तो ये मेरे लिए कोई अचीवमेंट वाली बात नहीं थी जो मैं लोगों के सामने सिंपैथी के लिए इसको रखूं। तो उनका जाना, उनको अभी गए हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं, जनवरी को ही लेफ्ट अस, और बहुत दर्द उनको हुआ जब जाने का वक्त था। वो 4 डेज़ वो सीसीयू में थे, वेंटिलेशन में थे। तो वो जो दर्द जब मैं देखती थी तो अंदर से एक आवाज़ आती थी कि नहीं भगवान, अब आप उनको अपने शरण में ले लीजिए, क्योंकि अब वो यहाँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो उनका जाना अब समझ में आता है कि पेरेंट्स का जीवन में होना कितना इम्पॉर्टेंट है। हम लोग कभी कभी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, क्योंकि पापा के जाने के बाद बहुत सारे प्रोग्राम्स का डील मुझे खुद करना पड़ा। इससे पहले मुझे इतना भी नहीं पता होता था कि मुझे जाना कहाँ है, बस पापा होते थे, बस जाना है, इस तारीख को, इस डेट को प्रोग्राम है, जाना है। तो अब क्या, जब मैं पर्सनली सब कुछ डील करती हूँ तो समझ आता है कि पापा कितना क्रिटिसिज्म भी झेलते थे। अब मुझे ऐसे बहुत सारे शोज़ है जहाँ पे मुझे क्रिटिसाइज़ भी किया गया
मुझे इस बात का दुख नहीं हुआ कि क्रिटिसाइज किया गया मुझे, लेकिन इस बात का दुख ये होता था कि पापा कितना झेल लेते थे जो मुझ तक वो पहुंचने ही नहीं देते थे। तो ये मेरे जीवन का अब तक का सबसे सैडेस्ट मोमेंट है, जो अब तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम ओवरकम हो जाए, लेकिन वो होना बहुत मुश्किल होता है। जब इंसान आपके जीवन से जाता है तब उसका एक्चुअली में वैल्यू समझ में आता है। एग्जैक्टली। पेन सिंगर को एक्चुअली में इम्प्रूव करता है। यस, ऑफ कोर्स करता है। हर सिंगर का कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होता है, उसकी अपनी स्टोरी होती है, वो भले ही उसको सामने लाए चाहे नहीं लाए, लेकिन पेन सच में बहुत इम्प्रूव करता है। अभी भी मैंने जो गाना गाया वो अपने पापा को याद करके गाया, तो वो आप तक पहुंचा। तो इमोशंस अगर आपके अंदर नहीं है तो देन यू आर इक्वल टू रोबोट। तो इमोशंस होना एक सिंगर के अंदर बहुत ज़रूरी है। और अगर आप खुद के पेन को याद करके गा रहे हैं तो इससे अच्छा इमोशन और क्या ही हो सकता है। अगर आप सिंगर नहीं होते तो क्या होते? अगर मैं सिंगर नहीं होती तो शायद मैं बहुत अच्छी शेफ़ होती, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे पापा भी दे ऑल आर फॉन्ड ऑफ माई कुकिंग। मेरी सिस्टर आस्था, वो तो बिल्कुल पागल है, वो अगर चाहेगी तो मैं रोज़ उसको खाना बना के दूँ। तो एक्चुअली खाना बनाना खुद भी मुझे बहुत पसंद है, लोगों को खिलाना भी बहुत पसंद है। तो अगर मैं सिंगर नहीं होती तो मैं पक्का शेफ़ होती। ये कंफर्म है। तो मैम हम लोग रैपिड फायर गेम स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा जिसका आपको आंसर करना रहेगा 1 वर्ड में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर की ऑडियंस का प्यार पहली बार कब फील हुआ? जब मैंने JRD में परफॉर्म किया फर्स्ट ईयर 2007 या 8 में। ओके। फर्स्ट स्टेज पे कभी लिरिक्स भूल गई हो आप? हमेशा हमेशा हमेशा। आपके ऑल टाइम फेवरेट सिंगर कौन है? लता जी। ओके। लाइव परफॉर्मेंस या स्टूडियो रिकॉर्डिंग, क्या आपको ज़्यादा पसंद है? लाइव परफॉर्मेंस। लाइव परफॉर्मेंस। सबसे इमोशनल परफॉर्मेंस कौन सी थी? जब मुझे अपने पापा के श्राद्ध में गाना पड़ा। आप पापा के श्राद्ध में गाई थी? जी। आप गा पाई थी? गाया था मैंने। ओके। जमशेदपुर का फूड आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? हाँ, स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड। ओके। फैंस का सबसे क्रेजी रिएक्शन क्या मिला? एक बार मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, एक लड़का था जिसने बहुत सारा गोल्ड पहन रखा था और मैंने बस उसकी तरफ देखा और पता नहीं उसको क्या ऐसा लगा, वो सारा गोल्ड लाके मुझे दे दिया। मैं बोला नहीं, मैं बस देख रही थी आपको कि वो अच्छा लग रहा है। तो ये एक क्रेजी फैन मुझे मिला था। अगर एक बॉलीवुड सिंगर के साथ कोलैब करने मिला तो वो कौन होगा? मेल या फीमेल? मेल। मेल में अरिजीत सिंह। फीमेल। ओके। फीमेल में श्रेया मैम के साथ गाना चाहूँगी। आपका गो टू सॉन्ग कौन सा है जब मूड ऑफ हो? एक्चुअली कोई एक सॉन्ग नहीं है, मैं बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे सुन लेती हूँ, पर जब मूड ऑफ होता है मैं गज़ल सुनना ज़्यादा पसंद करती हूँ। क्योंकि वो और मूड ऑफ कर देते हैं। सिंगिंग जर्नी में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था? अपने आप को प्रूफ करना कि अब मैं गा सकती हूँ। एग्जैक्टली। एक सॉन्ग जो आपके दिल के बहुत क्लोज है? मैं अपने पापा के साथ गाती थी वो गाने, बहुत सारे गाती हूँ, लेकिन एक गाना जो है जो बहुत करीब है पापा के साथ मैं गाती हूँ, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। ये हम दोनों साथ में अक्सर गाते थे। ओके। अरिजीत सिंह या सोनू निगम? सोनू निगम। रोमांटिक सॉन्ग्स या एनर्जेटिक स्टेज सॉन्ग्स? नहीं, रोमांटिक सॉन्ग। मॉर्निंग रियाज या लेट नाइट म्यूजिक सेशन? मॉर्निंग रियाज। एक वर्ड में जमशेदपुर डिस्क्राइब करो आप। ब्यूटीफुल। आपके अकॉर्डिंग सक्सेस का असली मीनिंग क्या है? जब तक वो आपके सर ना चढ़े। स्टेज पे जाने से पहले कोई लकी रिचुअल? अपनी मम्मी को वीडियो कॉल करना। ऑडियंस के लिए एक छोटा सा गाना, एक लाइन में। ऑडियंस के लिए मैं कोई पुराना गाना नहीं गाना चाहूँगी, कुछ नया ही गाती हूँ मैं। प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है, यार ना हो तो बंदगी क्या है, तुझसे ही दिल मिले हैं,
इस दिल में फासले हैं जाने क्यों। आ बोल दे तू या बोल दूँ मैं, क्यों इस तरह मैं है बेबसी। तुम में हम है, हम में तुम हो, तुमसे हम है, हमसे तुम हो। किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खुश नसीब है वो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आज के यूथ जो जमशेदपुर के हैं या सब छोटे शहर से है, क्योंकि आपने जमशेदपुर का भी लाइफ देखा है, एक छोटे शहर का भी लाइफ देखा, एक बड़े शहर का भी लाइफ देखा बॉम्बे जैसे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल है। तो आपके जो जनरेशन में अभी जो यूथ चल रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो कि जो बॉम्बे जाने का प्लानिंग कर रहे हैं या सिंगर बनने का प्लानिंग कर रहे हैं, वो मेल है फीमेल है, अकॉर्डिंग टू यू क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो आप पब्लिक, आप तो इतना एक्सपीरियंस हो, आप देखे हो क्या है क्या सही है क्या गलत है, तो आपने हिसाब से एक पब्लिक को, ऑडियंस को एक मैसेज दीजिए जिसे पब्लिक को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए या क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से आज जो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है लोगों के लिए, तो मैं चाहूँगी कि आज के जो जनरेशन के बच्चे हैं वो सीखे ज़रूर, और सीख के उस सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल करें। अपना म्यूज़िक खुद का बनाए, खुद गाना गाए, या अगर आप म्यूज़िक प्रोडक्शन फील्ड से है तो ऐसे किसी सिंगर को ले जो आपके कॉम्पोजिशन को निभा सके। तो मैं चाहूँगी कि आज के लोग अगर अपना ओरिजिनल सब कुछ लोगों के सामने लाएंगे तो वो ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि सारा क्रेडिट फिर उनको ही मिलेगा। आप अधिकतर मैंने ये देखा है, आपको कोई म्यूज़िक डायरेक्टर बुलाता ज़रूर है, वो आपको गवाएगा भी, फिर वो जाकर बाद में कोई बड़ा सिंगर गा देगा और वो हाथ से आपके निकल जाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि आप ज़रूर सीखें, अच्छे गुरु के पास सीखें, लेकिन खुद का म्यूज़िक बनाए, खुद का कॉम्पोजिशंस लोगों के सामने लाए, ताकि आपका जो भी आपने किया है वो लोगों को पता चले कि ये आपने किया है। तो इस वजह से मैं चाहूँगी कि जो भी यंगस्टर्स है सोशल मीडिया का पूरा भरपूर इस्तेमाल करें। तो मैम आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ये फर्स्ट टाइम कैमरे पे आपके किसी पॉडकास्ट पे अपनी जीवन के बारे में बताने की कोशिश की है, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप दोनों से भी मिलकर। थैंक यू सो मच जमशेदपुर टॉक्स। तो बेसिकली मैम हम लोग का ये मोटिव है कि हम लोग जमशेदपुर से जितने भी कलाकार हैं या ऐसे लोग जो बहुत कुछ काम कर रहे हैं बट जमशेदपुर वालों को ही नहीं पता है, तो हम लोग का मोटिव ये है कि हम उन लोगों को कवर करें और जमशेदपुर तक ये बातें पहुंचाएं, उनकी चीज़ें जो है, उनकी स्पेशलिटी जो है वो लोगों तक पहुंचाएं। नहीं, ये बहुत अच्छी पहल है, और मैं आपके व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखें, सुने, और जमशेदपुर में जो लोग छिपे हुए हैं, जो आपके सामने नहीं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप नहीं देख पाते, उनके बारे में, उनकी जर्नी, एक्सपीरियंसेस आप सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सपोर्ट करें। और मैं सच में, अगर मैं सच बताऊं तो मैं खुद भी इस पॉडकास्ट के जरिए ही इन लोगों से मिल पा रहा हूँ, उन लोगों के बारे में जान पा रहा हूँ। मैं खुद भी मतलब ना इसी पॉडकास्ट के जरिए जान पा रहा हूँ। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। जमशेदपुर दिखने में बस छोटा है और यहाँ पे बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो बहुत दूर तक गए हैं, बट उनको कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कुछ वजह से फिर रिटर्न आ गए। बहुत ऐसे लोग से मिले
तो हम चाह रहे हैं कि हम लोग ये चैनल इसीलिए खोले कि बहुत लोग जो नहीं पहुंच पाए, अगर हमारे थ्रू मीडिया वापस उनको कम बैक करने का अगर मौका मिलता है तो हम लोग के लिए सबसे बड़ा बात वो रहेगा। हाँ नहीं, ये बहुत अच्छी बात है और लोगों को उनके एक्सपीरियंस जानकर ये समझ में आएगा कि आगे उनको क्या करना है अगर वो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी वायरल का जमाना है, कौन कहाँ से वायरल होगा नहीं पता। अगर मेरे एक छोटा सा वीडियो से कोई वायरल होकर बहुत बड़ा बन सकता है तो मेरे लिए बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो चलिए इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और सामने से सुन के तो बहुत अच्छा लगा। इतनी बड़ी सिंगर को मतलब सामने से सुनना, मतलब सच में समझ में आ रहा है कि सिंगर में और नॉर्मल कोई भी जो मतलब गाते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, कितना वास्ट डिफरेंस है, वो आज मेरे को ऐसा फील हुआ एकदम। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच।